दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए गुड आंसर इन बीपीएससी मेंस। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो ऐसे एस्पिरेंट जिन्हें 71वीं बीपीएससी देना है और वो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं वो अपने मेंस के आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने लेवल पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें 6 बातों पे चर्चा होने वाली है। सबसे पहला क्या है कि आपके उत्तर स्पष्ट पठनीय हो। दूसरा, आपका जो उत्तर होगा उसका वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। उत्तर लिखने की शैली क्या होगी। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम ये क्या रेलिवेंट है। इसके अलावा डेवलप इंटरलिंकिंग एबिलिटी, मतलब कि आप पॉलिटी के क्वेश्चन में इकोनॉमिक साइंस टेक का यूज कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ रेडीमेड मटेरियल जो आप लोगों को तैयार रखना है, जिसे आप अपने हर एक प्रश्न में कुछ पॉइंट उसमें से डालने की कोशिश करेंगे, जो आपके उत्तर को बेहतर बनाएगा। तो पहला पॉइंट में कुछ भी नहीं बताना है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जिनका लिखा हुआ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो जो वहाँ पे एग्जामिनर है वो हमारे रिलेटिव नहीं है और वो हमें पास करने के लिए नहीं, हमारे नंबर को किसी न किसी कारण से काटने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। यदि उनको कुछ बहुत बेहतर मिलेगा तभी वो जो है सो उसे अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतर नंबर देंगे। तो आप जो भी लिखें वो बिल्कुल स्पष्ट लिखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि वो पठनीय हो सके और पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो वो अपने लिखने के फॉन्ट पे भी काम करें, गैप दे देकर लिखे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अच्छा लिखते हैं या ख़राब लिखते हैं वो तो बाद में है। यदि आपने बहुत बेहतर उत्तर लिखा है पर वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट में जो रेडीमेड मटेरियल है ना, इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके आंसर को, खास करके जीएस पेपर 2 के आंसर को ज़्यादा बेहतर बना देगा। ठीक है। वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। तो वर्ड लिमिट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अभी मुख्यतः इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो 400 वर्ड्स में लिखने चाहिए सबको। और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 8 और 7 मार्क्स के, वो 80 से 100 वर्ड में, 80 वर्ड में तो नहीं हो पाता है, 100 वर्ड चला ही जाता है। तो अब आप गौर कीजिए कि जीएस पेपर 2 में आपको टोटल 5 लॉन्ग और लगभग 15 से 16 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगभग 3500 वर्ड लिखना है 3 घंटे में। ठीक है। 3 घंटे में आपको 3500 वर्ड लिखना है, तो 1 मिनट में आपको 20 वर्ड लिखना है। आप अपने स्पीड से ये चेक कर लीजिएगा कभी 10 मिनट लिखकर लगातार कि क्या 10 मिनट में आप 200 वर्ड लिख पा रहे हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि यदि आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं मेंस, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में कंटेंट क्रिएट करने नहीं बैठिए। आप अपने यहाँ से सारी चीज़ों को पढ़कर रट्टा मार कर जाइए और वहाँ हूबहू जो रटे हुए हैं उसको उतार दीजिए। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप अच्छे से पूरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को करके जाइएगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित रूप से फंस जाएंगे उसी में से, और फिर आप उसको उतार दीजिएगा विद इन टाइम। ठीक है। ये बातें हो गई। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है उत्तर लिखने की शैली। तो जो उत्तर लिखने की शैली है वो हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको अपने उत्तर को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन ही उड़ा दिए या टाइम नहीं बच रहा है तो आपने कंक्लूजन को ही हटा दिया। नहीं, यदि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बॉडी को छोटा कीजिएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा लिखिएगा। यहाँ एक चीज़ और, ये जो इंट्रोडक्शन है ये किस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन 3 प्रकार से दिया जाता है। सबसे पहला क्या है,
परिभाषा से, डिफिनीशन। जैसे कि आपसे यदि सवाल पूछ ले कि गरीबी क्या है और आगे उसी से रिलेटेड सवाल रहेगा, तो आपको सबसे पहले ऐसे सवाल में गरीबी को परिभाषित करना चाहिए और अपने उत्तर को इस प्रकार से लिखना चाहिए कि गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है जहां व्यक्ति, परिवार या समुदाय अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं के कारण न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये गरीबी की परिभाषा हो गई। ऐसे ही बेरोजगारी आ जाएगा, ठीक है, तो आप बेरोजगारी की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। तो ये डिफिनीशन हो गया, ये एक तरीका है। जहाँ पे डिफिनीशन की गुंजाइश हो वहाँ आपको डिफिनीशन से ही प्रश्न की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, यदि डिफिनीशन की गुंजाइश नहीं है या एग्जैक्ट डिफिनीशन याद नहीं है तो फिर आपको डेटा थ्रो करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई सवाल आ गया, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर वर्तमान में वैश्विक स्तर पे या भारत के स्तर पे क्या स्थिति है महिलाओं की, इससे संबंधित जो डेटा है वो डेटा आप यूज करके अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसे सवाल जैसे कि अब आप इतिहास के सवाल में आ जाइए, पटना कलम। अब यदि पटना कलम के बारे में आपको लिखना है तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ऐसे सवाल की शुरुआत करेंगे। लेकिन कोई भी जो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा वो इंट्रोडक्शन आपका इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। जब बॉडी लिखने जाइएगा तो बॉडी लिखने में आप कुछ चीज़ों का ध्यान निश्चित रूप से दीजिएगा। वो चीज़ें क्या क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, उस सवाल से रिलेटेड जो भी रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि महिला के बारे में या महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो रही है तो आप संविधान के उपबंध के बारे में बताइए, ठीक है। आर्टिकल 39D की चर्चा कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में महिलाओं को 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है, तो ये सब संविधान के उपबंध हो गए। इसके अलावा सरकार दोनों, हमेशा केंद्र भी और बिहार सरकार भी, ठीक है, क्योंकि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो बिहार सरकार, ठीक है। इन दोनों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं इसके बारे में अपने उत्तर में ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो भी उत्तर का क्वेश्चन का डिमांड हो उस डिमांड को पूरा कीजिएगा, पर इन बातों को मेंशन कर दीजिएगा जो आपके उत्तर को थोड़ा ज़्यादा बेहतर करेगा। और कंक्लूजन हमेशा कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव नोट पे छोड़ा जाए, ठीक है। कंक्लूजन को कभी निगेटिव नोट पे नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं जहां आप अपने ज़िला में सेवा प्रदान करेंगे और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समाज में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन ला सके। इसीलिए आपको अधिकारी बनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमेशा अपने कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पे छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप ये लिखिएगा कि तात्कालिक जो है सो कुछ चैलेंजेज है लेकिन दीर्घकालिक इसके फायदे होने वाले हैं। इस प्रकार के जो 1-2 लाइन आप लोग रट्टा मार लीजिएगा जो आप अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ताकि कंक्लूजन आपका एक बेहतर पॉजिटिव नोट पे समाप्त हो सके। तो ये उत्तर लिखने की शैली में इन तीनों चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम कब बनाना चाहिए, क्या हर एक प्रश्न में बनाने चाहिए? मेरा मानना है कि जब आपके दिमाग में एकदम से स्पष्ट फ्लो चार्ट है या डायग्राम है तो आप उसको बनाए, ठीक है, जो देखने में अट्रैक्टिव लगे। लेकिन ज़बरदस्ती का फ्लो चार्ट कभी भी ना बनाए। कभी कभी क्या होता है कि आप पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा, उसमें सारे पॉइंट्स को लिखिएगा 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड में, कुल मिलाकर 20-25 वर्ड हो जाएगा। फिर आपको जब उसे एक्सप्लेन करना होगा तो वो 25 वर्ड आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 मिनट समय आपका अनावश्यक रूप से चला जाएगा,
तो ठीक है, आप यदि फ्लो चार्ट तभी बनाना है जब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर फ्लो चार्ट हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है फ्लो चार्ट बनाने की। ये एक मिथ है कि फ्लो चार्ट बनाने पे ही नंबर आता है। मैंने बहुत ऐसे कॉपी देखे हैं जिसमें फ्लो चार्ट होने के बावजूद 38 में 12-13 नंबर मिले हैं, और बहुत ऐसे भी कॉपी देखे हैं जिसमें कोई फ्लो चार्ट नहीं है, लेकिन उनका बॉडी, उनके मतलब बॉडी में जो लिखावट है वो इस तरह से है जैसे कि जल बह रही है। ठीक है, तो बहते हुए जल की तरह से बहाव है बॉडी के में जो चीज़ें लिखी गई है उसमें, तो वहाँ 22 नंबर 23 नंबर इजीली मिल जाता है। तो फ्लो चार्ट एंड डायग्राम ये जो है आप तभी बनाइए जब चीज़ें स्पष्ट हो। इंटरलिंकिंग एबिलिटी कब डेवलप होगा? जब आपके पास ये रेडीमेड मटेरियल होगा। ठीक है, तो ये रेडीमेड मटेरियल क्या है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। रेडीमेड मटेरियल में जो आप सभी लोगों को अपने लेवल पे तैयार करना चाहिए, उसमें मैं यहाँ लिखता हूँ वंचित वर्ग। वंचित वर्ग किसे कहेंगे? तो भारत की बात हो रही है तो SC, ST, महिला, बच्चे, ये सब वंचित वर्ग में आ गए। इन सब के बारे में आपके पास 10-10 लाइन का नोट होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल पूछ ले, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट न पूछे तो इनडायरेक्ट आप इसका यूज कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। जैसे अब SC ST की बात हो रही है तो संवैधानिक उपबंध में आप देखेंगे कि आर्टिकल 17 की बात होगी, 330 की बात, 332 की बात, ठीक है, 338 की बात, 338A की बात। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन आर्टिकल के बारे में निश्चित रूप से जान रहे होंगे। आप मेंस लिख रहे हैं तो यदि नहीं जान रहे हैं तो इसे ज़रा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों के लिए बात हो रही है तो आर्टिकल 23-24, महिला की बात होगी तो 39D। ठीक है, ये सब संवैधानिक उपबंध है वंचित वर्ग के बारे में, जिसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा। वंचित वर्ग के बेहतरी के लिए वैश्विक स्तर पे क्या किया जा रहा है, तो इसके लिए आप सभी लोगों के पास SDG गोल जो है 17 SDG गोल पे 2-2 लाइन 4-4 लाइन के कंटेंट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सरकार क्या कार्य कर रही है इन वंचित वर्गों के लिए, तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, इन दोनों के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं के बारे में आपके पास अपडेट होना चाहिए। खास करके जो अभी बजट वगैरह में योजना शुरू किया गया होगा उसके बारे में निश्चित रूप से। ऐसे ही आप इन चीज़ों के लिए गरीबी, बेरोजगारी, ये सब भी तो, बेरोजगार जो है, गरीब है, सब तो वंचित वर्ग में ही हुए। शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, ठीक है, इन सारे चीज़ों पे आप इसी आधार पे, ठीक है, कि सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, SDG गोल क्या क्या है और संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यदि कुछ किए गए हैं तो इसका नोट्स निश्चित रूप से बनाए। और ये नोट्स आप हर एक क्वेश्चन में कहीं न कहीं इसको इनपुट डालने का प्रयास करें, जिससे आपका उत्तर निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना है परीक्षा में। जैसे क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखना है तो सब लोग DPSP लिखकर आगे लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। सबसे पहली बार जब लिखिएगा तो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखकर उसके आगे ब्रैकेट में DPSP लिखिएगा, और तब आगे से अगली बार जब भी यूज करना हो तो आप DPSP का यूज कीजिएगा। एक दूसरी बात, आप कहीं भी से भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है, जैसे भारत में गरीबी इतना % है, आपको कैसे पता चला, तो ये कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आया होगा, किसी न किसी वर्ष आया होगा, या इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया होगा। तो आपको वो बातें पूरे सेंटेंस में मेंशन करना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्तमान में इतनी गरीबी है, या वर्ष 2024-25 में इतनी गरीबी थी। तो इस प्रकार से आपको सोर्स भी मेंशन करना है अपने उत्तर में। समय बचाने के चक्कर में कभी कभी सोर्स लोग मिस कर देते हैं, ये ब्लंडर हो जाता है, और इसी वजह से
नंबर जहाँ 20 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, वहाँ नंबर 14, 15 और 13 आने लगता है। तो कैसे एक अच्छा उत्तर लिखा जाए, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोग निश्चित रूप से इस आधार पर उत्तर लिखिएगा, ठीक है। अपने सारे उत्तर को करेंट से कोरिलेट करने का भी प्रयास कीजिएगा। ये एक अंतिम लाइन मैं बता रहा हूँ। मैं 1, 2, 3 मॉडल उत्तर लेकर भी आप लोगों के पास आऊँगा, जिस मॉडल आंसर से आप समझ पाइएगा कि अच्छा आपके प्रश्न का डिमांड क्या है और किस प्रकार से उत्तर लिखा जाता है, ठीक है। पर वो उत्तर लाने से पहले मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी डिटेल बताया गया है वो आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आप लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो मुझे पसंद आया या वीडियो में ये कमियां थी, ठीक है, ये भी बताइए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।